बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने बनाया कौन सा प्लान। ईरान को अमेरिका ने दी बेहद सख्त आर्थिक कदम उठाने की धमकी, कहा लंबे वक्त तक ईरान की घेरेबंदी के लिए भी हैं तैयार। जानेंगे क्या है ईरान पर प्रेशर बनाने की नई रणनीति। वेस्ट बैंक में इस्राएली सेटलर्स की घेरेबंदी से परेशान फलस्तीनी परिवार, इस्राएली सेना ने शुरू किया ऑपरेशन। फलस्तीनी क्या उठा रहे हैं सवाल, बताएंगे प्रोग्राम में। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के 5 साल, दिखाएंगे इस दौरान लड़कियों और महिलाओं के लिए कितनी बदल गई जिंदगी। और देखिए फिल्म मैं वापस आऊंगा की राइटर से खास बातचीत। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका ने कहा है कि वो इस अहम समुद्री रास्ते पर ईरान पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी अनिश्चित समय तक जारी रख सकता है। शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप होती दिखी। ऐसा तब हुआ जब वहां 2 और जहाजों पर हमला हुआ। इस बीच रॉयटर्स के मुताबिक उसे ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी से पता चला है कि जून में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने का जो समझौता हुआ था, उसके बाद हुई बातचीत में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तब जो संघर्ष रोकने पर सहमति बनी थी वो भी टूट गई। ईरान हॉर्मुज में उन शिप्स को निशाना बना रहा है जो उसके बताए रास्ते के बजाय कहीं और से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिकी सेना के पास इस इलाके में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बनाए रखने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ईरान पर लगाए गए नेवल ब्लॉकेड को बनाए रखना है, जिससे कि ईरान को भारी नुकसान हो। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नौसेना ईरान की ऐसी नाकेबंदी अनिश्चित समय तक बनाए रख सकती है, क्योंकि हम पहले की तरह जहाजों को बारी बारी से तैनात करते रहेंगे। यानी अमेरिकन नेवी बारी बारी जंगी जहाजों को हॉर्मुज पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए डिप्लॉय करेगी। अमेरिका एक और प्लान भी कर रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का भी कहना है कि अमेरिका ईरान को आर्थिक तौर पर और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि ईरान आर्थिक तौर पर इतना अलग थलग पड़ेगा कि पहले वैसा कभी नहीं हुआ होगा। स्कॉट ने अपने प्लान की जानकारी नहीं दी, मगर कहा कि अगले हफ्ते कुछ कदमों का ऐलान किया जा सकता है। यानी कि एक तरफ पानी यानी समंदर के रास्ते नाकेबंदी की तैयारी और दूसरी तरफ आर्थिक प्रेशर का प्लान। और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों और इस्राएली सेटलर्स के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कुसरा गांव में 2 फलस्तीनी परिवारों की घेराबंदी के बाद इस्राएली सेना ने सेटलर्स के अवैध ठिकानों को तो गिराया, लेकिन कुछ ही घंटों में सेटलर्स फिर लौट आए। सवाल उठ रहा है कि जब इलाके में सैकड़ों इस्राएली सैनिक मौजूद हैं, तो सेटलर्स की हिंसा अब भी क्यों नहीं रुक रही। बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनिसन की कब्जे वाले वेस्ट बैंक से देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार रात इस्राएली सेना के बुलडोजर आगे बढ़े। उन्होंने उन अवैध ठिकानों को गिरा दिया जिन्हें आउटपोस्ट कहा जाता है। इन ठिकानों से सेटलर्स पिछले 5 दिनों से 2 फलस्तीनी परिवारों को घेर कर परेशान कर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में सेटलर्स वापस आ गए। घेरेबंदी फिर से शुरू कर दी। इनमें से एक घर के मालिक फलस्तीनी अमेरिकी लुई अबू रिदा हैं, जो अमेरिका में रहते हैं। उनके परिवार को घेर लिया गया और वो अंदर फंसा हुआ था। मेरे भाई और दूसरे परिवार बहुत परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। हम सभी के मन में यही सवाल है कि जब यहाँ सैकड़ों इस्राएली सैनिक तैनात हैं, तो सेटलर्स घरों के आसपास खुलेआम कैसे घूम रहे हैं। और इसी दौरान इस्राएली सेना ने कुसरा के मेन विलेज में छापा मारा। कई फलस्तीनी घरों पर कब्जा कर लिया गया। यहाँ रहने वाले लोगों को बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस्राएली सेना को कुसरा गांव में रेड किए अब करीब 10 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। मेरे पीछे पहाड़ी पर बने इन घरों पर सेना ने कब्जा कर लिया और लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। अब कुछ परिवारों को वापस लौटने की इजाजत मिल गई है, लेकिन कई घरों के अंदर अब भी सैनिक मौजूद हैं। हमें वो छतों पर भी दिखे हैं। घर से बाहर निकाले गए काहिर ओदेह से हमारी मुलाकात हुई। उनका कहना है कि इस्राएली सेना सेटलर्स के बजाय फलस्तीनियों को निशाना बना रही है, जबकि उन्हें तो उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी।
सुबह मैं और मेरा भाई सो रहे थे, तभी वो आए और चिल्लाते हुए दरवाजा तोड़ दिया। वो कह रहे थे कि दरवाजा खोलो। अब तक भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों के सामने क्या देखा। वहाँ 20 से ज्यादा लोग थे, शायद 30। कुसरा में सेटलर्स की हिंसा की यहाँ की सरकार ने भी आलोचना की है। साथ ही इसराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी को यहूदी बस्तियों के विस्तार का समर्थक माना जाता है, लेकिन उन्होंने इसे इसराइली आतंकवाद करार दिया। लेकिन इस तरह की हिंसा लगभग हर दिन हो रही है। फिर भी इसराइल की सरकार, इसराइली सेना और अमेरिका कोई भी इसे रोकने के लिए न तो तैयार दिखे हैं, न ही इसे रोक पाए हैं। रुख अफगानिस्तान का 5 साल पहले इसी हफ्ते तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। अगस्त के आखिर तक सभी विदेशी सैनिक अफगानिस्तान से निकल गए थे और इसके साथ ही अफगानिस्तान में 20 साल से चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी खत्म हो गई। 5 साल बाद कट्टरपंथी सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्ला अखुंदजादा के नेतृत्व में तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरी तरह कंट्रोल है। उन्होंने सैकड़ों फरमान जारी किए हैं। इनमें से कई महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी पर पाबंदियां लगाते हैं। अफगानिस्तान में करीब 2 करोड़ 20 लाख महिलाएं रहती हैं, लेकिन तालिबान की सत्ता में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। साल 2021 में लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद साल 2022 में नया फरमान आया कि सार्वजनिक जगहों पर आंखों के अलावा महिलाओं का पूरा शरीर ढका होना चाहिए। फिर साल 2023 में ब्यूटी सैलून बंद कर दिए गए। इसी के साथ महिलाओं के लिए जो कुछ रोजगार के जरिए बच गए थे, उनमें से एक जरिया भी खत्म हो गया। 2024 में एक नए कानून के तहत महिलाओं के सार्वजनिक जगहों पर ऊंची आवाज में बोलने पर रोक लगा दी गई। साल 2025 में अफगान महिलाओं के यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर जाने पर रोक लगा दी गई। और इस साल यानी 2026 में मई के महीने में एक नया कानून लाया गया जिसने प्रभावी तौर पर बाल विवाह की इजाजत दे दी। इसमें लड़की की चुप्पी को उसकी रजामंदी माना गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टर डैनियला गैवशन का कहना है कि अफगानिस्तान महिलाओं और लड़कियों के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा पाबंदियां लगाने वाली जगहों में शामिल हो गया है। पिछले 5 साल में अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति में बेहद तेज गिरावट आई है। इसने अफगानिस्तान को महिलाओं और लड़कियों के लिए दुनिया की सबसे ज्यादा पाबंदियां लगाने वाली जगह बना दिया है। आने वाले समय में अफगानिस्तान में कोई महिला डॉक्टर नहीं बचेगी, क्योंकि लड़कियों को डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इससे हेल्थ केयर का एक बड़ा संकट पैदा होगा और वहाँ पहले से मौजूद गंभीर मानवीय संकट और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि मानवाधिकार के मुद्दों पर तालिबान से बातचीत करना लगभग नामुमकिन है। हमें कोई सकारात्मक बदलाव देखने को नहीं मिला है, बल्कि हालात लगातार बद से बदतर होते गए हैं। अफगानिस्तान के हालात पर और जानकारी दे रही हैं वहां मौजूद बीबीसी की चीफ इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट लीज टुसेट। It's been 5 years since the Taliban swept into Kabul. तालिबान को काबुल पर कब्जा किए 5 साल हो चुके हैं। अब भी यहाँ और पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल है। हाँ, अब देश में शांति ज्यादा है। बेशक तालिबान अब हमले नहीं कर रहा है, लेकिन अफगान लोग हमें बता रहे हैं कि अब उन्हें अपनी जिंदगी में दूसरी और लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। 3 बड़ी चुनौतियों पर नजर डालते हैं: अर्थव्यवस्था, महिलाओं और लड़कियों के अधिकार और भूखमरी। देखिए सड़कों पर कितनी भीड़ है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर अफगान लोगों के लिए रोजमर्रा का खर्च चलाना लगातार मुश्किल होती जा रहा है। अच्छी नौकरियां मिलना मुश्किल है। ये देश अब भी आतंकवाद और मानवाधिकारों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध से जूझ रहा है और देश की संपत्तियां अब भी फ्रीज हैं। एक बड़ा मुद्दा महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों का है। लगातार नए नियम अफगान महिलाओं और लड़कियों को सार्वजनिक जीवन से मिटा रहे हैं। अफगान महिलाएं इस तरह के पार्क्स में भी नहीं आ सकती हैं। लड़कियां 6ठी क्लास से आगे स्कूल नहीं जा सकती। महिलाएं कई तरह की नौकरियां नहीं कर सकती। ग्रामीण इलाकों में अफगान लोग हमें स्कूल के बारे में बताते हैं, लेकिन सूखे की मार और विदेशी मदद के कम होते जाने का दर्द भी जाहिर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यहाँ करीब आधी आबादी को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी तरह की मदद की जरूरत है। अफगानिस्तान को दुनिया के साथ एक अलग रिश्ते की जरूरत है।
मैं वापस आऊंगा, ये इस साल रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कहानी थी उस परिवार की जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से अलग हो गया था। राइटर नैनिका मेहतानी के लिए तो ये एक पर्सनल स्टोरी थी। उनकी नानी का परिवार कभी सरगोधा में रहता था और सालम गांव में तो उनके कुछ परिजन आज तक रहते हैं। पाकिस्तान में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमाइला खान ने नैनिका से बात की और उनके अंकल बंकल साहनी से वो मिली और फिल्म के पीछे जो उनके परिवार की यादें छुपी हुई थी उन्हें सामने लाने की कोशिश की। इस रिपोर्ट को शूट एडिट किया है फाकिर मुनीर ने। आई हैव नेवर बीन, पर भेरा में एक सानियों दा मोहल्ला कहलाता है और वहाँ है एक सानियादी हवेली एंड उसी हवेली में ये दोनों सब सानी सब फैमिली उधर रही, उधर दे स्पेंड चाइल्डहुड एंड मैं बहुत बातें सुनती थी उस हवेली की। नैनिका मेहतानी के ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया चले गए, लेकिन उनकी नानी का खानदान यहीं पीछे सरगोधा में रह गया। सालम में रहने वाले उनके मामू बांका साहनी बताते हैं कि मुस्लिम पड़ोसियों ने उन्हें प्रोटेक्शन दी। मेरे दादा ही थे जी मोहन लाल साहनी, तो उनको जाने नहीं दिया लोगों ने। थोड़ा सा लोगों ने जब सहारा दिया, दोस्तों ने सहारा दिया तो वो रुक गए, वो नहीं गए। सेंसस के मुताबिक बांका साहनी की फैमिली सालम का वाहिद हिंदू खानदान है। उसके बावजूद वो आज भी अपने पुरखों की जमीन से जुड़े हैं, जहां बनी समाधि में उनके बुजुर्गों की अस्थियां दफन हैं। फिल्म की रिसर्च के लिए वीजा डिले हुआ तो उन्होंने अपनी असिस्टेंट जस्सी के साथ लाहौर से एक टीम अपने पुरखों की जमीन सरगोदा भेजी। मैंने ना जस्सी को बोला कि मैं आपकी आंखों से पहली बार फर्स्ट हैंड ऐसे देख रही हूँ। पटियाला में जब हमने सरगोदा बनाया, मुझे पता था ये सब झूठ मूठ है, ये रियल नहीं है, पर दिस वॉज द क्लोजेस्ट के मैं गई अपनी नानी के चाइल्डहुड में। So we didn't set out to tell a political story. The partition is very much the backdrop. मुझे यही था कि मैं ऑनर करूं अपने दादा दादी नानी नाना को, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके लिए इंडिपेंडेंस और पार्टीशन एक साथ आए और इंडिपेंडेंस टुक सेंटर स्टेज। मतलब दे वर नॉट अलाउड टू ग्रीव। शायद उन्होंने लोगों को खोया हो, फैमिली मेंबर्स को खोया हो। स्ट्राइकिंग fact about that generation who had gone through it, who had every reason to be bitter, they didn't hold bitterness. हम क्यों hold कर रहे हैं? लिटरेसी यानी पढ़ने लिखने की योग्यता, ये एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया के कई लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन कई वयस्क इससे जूझते भी हैं। इंग्लैंड में 6 में से 1 शख्स इससे जूझ रहा है। वो रोड साइंस नहीं पढ़ सकते और ना ही दवाई की बोतल पर लिखे गए निर्देश। बर्मिंघम शहर की एक अडल्ट लिटरेसी चैरिटी के एक स्टाफ ने बीबीसी से संपर्क किया क्योंकि उनके पास वॉलंटियर्स की कमी है। देखिए बीबीसी संवाददाता सारा जुलियन की ये रिपोर्ट। मैंने ऐसा पता नहीं कब किया था। शेन 27 साल के हैं। उन्हें स्कूल में वो मदद नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, इसीलिए वो स्थानीय लाइब्रेरी में हर हफ्ते होने वाले रीडिंग्स लेसन्स ले रहे हैं। आसान से वाक्य पढ़ने पर भी मैं कई शब्दों में फंस जाता हूँ। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद भी मैं कुछ शब्दों को लेकर फंसता हूँ, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया है। ब्रिटेन में दूसरा सबसे खराब लिटरेसी रेट वेस्ट मिडलैंड्स में है, जिसे लेकर कोर्स की लीडर रोजलिंड ने बीबीसी से संपर्क किया और बताया कि लोगों को रोड साइंस और लेटर्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ये बहुत शॉकिंग और दुख की बात है कि ऐसे कई लोग हैं। हम 6 में से उस एक शख्स की बात कर रहे हैं जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। आप किस तरह की चीजों से जूझ रहे थे? साधारण से खत या आर्टिकल्स पढ़ने में, सिंपल सी ईमेल पढ़ने में भी परेशानी थी। आपको ये देखकर कैसा लगता है? जब मैं कहता हूँ कि इसे पढ़ने में मदद चाहिए तो कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है। और रोजलिंड, आप रीड इजी ग्रुप में काम करती हैं। क्या वहाँ भी लोगों को इसे लेकर शर्मिंदगी महसूस होती है? ये बहुत ज्यादा आम है और अपना हाथ उठाकर ये कहना कि मुझे मदद की जरूरत है, इसमें बहुत हिम्मत लगती है। हमारे पास सभी उम्र के लोग आते हैं जो कहते हैं आखिरकार मैंने सीख लिया कि पढ़ते कैसे हैं। द रीड इजी चैरिटी पूरे बर्मिंघम में सेशंस करवाती है और लोगों को बेसिक चीजें सिखाती है, लेकिन उन्हें और वॉलंटियर्स चाहिए जो लोग पढ़ना सीखना चाहते हैं। उनकी भी एक वेटिंग लिस्ट है। आपको कैसा बदलाव देखने को मिलता है? आप महसूस कर सकते हैं कि उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और उनकी जिंदगी बदल रही है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया इनके लिए खुल रही है जो पहले बंद थी। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है शेन कि तुम कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो।
मैं ज्यादा पन्नों वाली किताबें पढ़ सकता हूँ। घर में एक कुकिंग बुक है जिसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी कहानियां लिख रहा हूँ जो काफी रोमांचक है। तो हाँ, मैं काफी आगे बढ़ गया हूँ। कई सालों से पुरुषों ने गुब्बारों, पतंगों और ग्लाइडर्स के साथ उड़ने की कोशिश की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बीबीसी संवाददाता सारा जुलियन की रिपोर्ट। एवलिन ओकाफोर फ्री स्टाइल फुटबॉल के इतिहास में वर्ल्ड फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली अफ्रीकी महिला हैं। उन्होंने अपने शानदार फुटबॉल स्किल्स के लिए अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग सभी अवार्ड जीते हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता आयजाया आकिरेमी की ये रिपोर्ट। ये देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन हर मूव में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए चाहिए सालों का डिसिप्लिन और मेहनत। लेकिन एवलिन ओकाफोर के लिए फ्री स्टाइल फुटबॉल का मतलब टेक्निकल परफेक्शन से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है उम्मीद, क्रिएटिविटी और आजादी। क्योंकि जब मैं खेल छोड़ने ही वाली थी, तब इसने मुझे खेल जारी रखने के लिए प्रेरित किया और मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत अनोखा है। एवलिन को फ्री स्टाइल के बारे में तब पता चला जब वो चोट की वजह से खेल छोड़ने ही वाली थी। नाइजीरिया की सुपर फैल्कन्स टीम की कप्तान रशीदत अजीबाडे के वीडियो ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि वो अपने नए पैशन को एक सपने में बदल सकती हैं। सड़कों पर अनगिनत घंटों की उनकी प्रैक्टिस लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही और उन्होंने सोशल इवेंट्स में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मैं फ्री स्टाइल के जरिए कभी ब्रांड कोलैबोरेशन, सोशल मीडिया कंटेंट, इवेंट्स और टूर्नामेंट से पैसे कमाती हूँ। हाँ, टूर्नामेंट से बहुत अच्छी कमाई होती है। एवलिन 4 बार नेशनल चैंपियन और 3 बार अफ्रीकन चैंपियन रह चुकी हैं। साथ ही वो वर्ल्ड फ्री स्टाइल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली अफ्रीकन महिला भी हैं। बॉल के साथ अपने हर मूव के जरिए 23 साल की एवलिन अफ्रीकी लड़कियों के लिए एक नई पीढ़ी की एक ऐसी लड़की और बॉल की कहानी दिखाना चाहती हैं जिसके सपने सिर्फ सपना बनकर ही नहीं रहे। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीतने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनकर इतिहास रचना चाहती हूँ क्योंकि ये अफ्रीका के लिए बहुत मायने रखेगा। अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो दूसरी लड़कियाँ भी कर सकती हैं। बीबीसी संवाददाता आइजाया अकीरेमी की रिपोर्ट। बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, फिर आप डाउनलोड कीजिए और चुनिए बीबीसी न्यूज हिंदी और पाइए भरोसेमंद न्यूज अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट और एक्सप्लेनर सब एक जगह। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को रात 10 बजे।